गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, अभी तक हम मैथोनॉल्ड की जो पोएम है डोवर बीच, इसके बारे में बात करते आ रहे थे और हमने इसके लगभग 4 स्टेंजाज कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे तो ओवरऑल 4 स्टेंजाज ही हैं कोर्स में, लेकिन आपको पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो स्टेंजाज डिवाइड किए हैं वो 6 स्टेंजा में इसको डिवाइड किया है और जिसका 4 स्टेंजा हमने कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम उससे अगले 2 स्टेंजाज कवर करेंगे। तो आज के स्टेंजाज देखते हैं क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर की बात बताएं तो पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पे इसको कंप्लीट किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लास्ट स्टेंजा में पोएट ग्रीक ड्रामेटिस्ट सोफोक्लिस के बारे में रेफरेंस देता है और कहता है कि सोफोक्लिस भी सेम साउंड सुनता है लहरों के आने और जाने का जब वो एजियन बीच पे बैठा होता है, और कहता है कि जब उसने ये साउंड सुना था तब उसके दिमाग में एक थॉट क्रिएट हुआ था कि उसने क्या किया कि इस लहरों के आने जाने के प्रोसेस को या इस गति को उसने ह्यूमन लाइफ से रिलेट कर दिया और कहता है कि जिस तरह से लहरें कभी नहीं ख़त्म होती, हमेशा आती जाती रहती हैं, इसी तरह से मानव जीवन में प्रॉब्लम्स भी कभी नहीं ख़त्म होती, आती जाती रहती हैं। फिर लास्ट में वो ये बोला था पोएट की वो और उसकी बिलेवेड जो अभी डोवर बीच पे हैं, वो कहता है कि हम लोग भी सेम साउंड या सेम थॉट जैसा सोफोक्लिस के माइंड में आया था वैसा हम लोग भी सुन सकते हैं यहाँ दूर जब हम डोवर बीच पे बैठे हुए हैं। तो इससे आगे के जो स्टेंजाज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए वो कहता है आगे, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ सोर lay like the folds of bright girl furl। आगे बात करता है, but now I only heard होगा बच्चों, ये डी यहाँ रहेगा। melancholy long withdrawing roar retreating to the breath of the night wind down the vast is drearer and naked singles of the world। तो बच्चों अब जब स्टेंजा चेंज होता है तो पोएट विक्टोरियन एज की सोसाइटी के बारे में या विक्टोरियन एज के बारे में बताता है कि हाउ द विक्टोरियन एज वॉज या हाउ द सोसाइटी ऑफ विक्टोरियन एज वॉज, उसके बारे में बात करता है। और यहाँ पे जो पहली लाइन में आपको लिखा गया है द सी ऑफ फेथ, सी आपको पता ही है समुद्र, और फेथ यहाँ जो उसने दिया है वर्ड, तो यहाँ जो फेथ है ना, यहाँ पे फेथ कैन रेफर टू ट्रस्ट, ह्यूमैनिटी, रिलीजन, काइंडनेस, सिंपैथी, स्पिरिचुअल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या है, फेथ अटैच्ड है। आप सीधे से कह सकते हो कि फेथ का मतलब है फेथ इन ह्यूमैनिटी, फेथ इन ब्रदरहुड और फेथ इन यूनिवर्सलिटी या सिंपैथी। किस फेथ की बात कर रहा है? जिसमें भाईचारा हो, जिसमें धर्म में विश्वास हो, जिसमें दयालुता हो, जिसमें सिंपैथी हो, उस फेथ की बात कर रहा है। तो वो क्या कहता है कि द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड द अर्थ सोर लाइक अ फोल्ड ऑफ ब्राइड गर्ल, मतलब होता है बच्चों बेल्ट, और फोल्ड मतलब रैप्ड अप, लिपटा हुआ। बट नाउ आई ओनली हर्ट्स मेलंकली लॉन्ग विथ ड्रॉइंग रोर। एक बार हम शुरू की 3 लाइन्स को क्लियर कर लेते हैं। पोएट कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द सी ऑफ फेथ वॉज वंस एट इट्स फुल फॉर्म। जो समुद्र है किसका? फेथ का। ये एक बार स्टार्टिंग में कैसा था? फुल फॉर्म में था। इट यूनाइटेड द होल मैनकाइंड। इसने क्या कर रखा था? पूरे मानव समाज को यूनाइट कर रखा था, एक साथ जोड़ रखा था। बट नाउ इट डिक्लाइन, लेकिन अब ये क्या हो गया? डिक्लाइन मतलब डिसअपीयर। कहने का मतलब आप वैसे समझ लीजिए एक बार कि कहता है कि विक्टोरियन एज में जो समाज है
वो पूरी तरह से कैसा हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विक्टोरियन एज कैसा है, एज ऑफ साइंस, एज ऑफ इंडस्ट्री, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बारे में बताया था। आप एक बात बताइए, साइंस मशीन में कोई फीलिंग्स होती है क्या? नहीं होती है। तो जब ह्यूमन बीइंग साइंस में इंटरेस्ट दिखाने लग गए, मशीन में इंटरेस्ट दिखाने लग गए, इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट दिखाने लग गए, तो उनके हृदय से, उनके अंदर से जो सिंपैथी थी, जो काइंडनेस था, जो मोरालिटी थी, जो रिलीजन के प्रति उनके तरफ फीलिंग थी, उनकी फीलिंग थी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होने लग गई, डिसअपीयर हो गई। तो यहाँ पे पोएट फेथ को उनके अंदर की सिंपैथी, काइंडनेस, मोरालिटी, इनसे जोड़ करके कहता है कि विक्टोरियन एज से पहले जो टाइम था ना, उस टाइम में ये जो सी ऑफ फेथ है, मतलब ह्यूमैनिटी, सिंपैथी, रिलीजन, ये कैसी थी, फुल फॉर्म में थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। और ये किसकी तरह थी? इट वाज लाइक द बेल्ट, लिखा है ना ब्राइट बेल्ट। ये जो फेथ ह्यूमैनिटी की बात कर रहा ना, ये किसकी तरह थी? लाइक अ बेल्ट। जैसे बेल्ट हमारी कमर को चारों तरफ से क्या करता है, घेर के बांध के रखता है, सेम वे, इन द सेम वे ये जो फेथ था, फेथ मतलब रिलीजन, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, सिंपैथी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से बेल्ट की तरह घेर रखा था। कब? बिफोर द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज से पहले की बात बता रहा है या उससे भी पहले की बात कह रहा है। तो वो कहता है कि ये जो सी ऑफ फेथ है, ये जो रिलीजन, फीलिंग फॉर ह्यूमैनिटी, फीलिंग फॉर सिंपैथी, फीलिंग फॉर पुअर्स एंड रिलीजन, इट वॉज इन फुल फॉर्म एट वंस। एक बार ये फुल फॉर्म में था, बट नाउ, मतलब नाउ का मतलब इन विक्टोरियन सोसाइटी या इन विक्टोरियन एज इट डिसअपियर, ये गायब हो चुका है। देयर इज नो फेथ in religion, there is no faith in humanity, there is no faith in sympathy, no faith in morality। तो वो कहता है ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं जो कि एक बार काफ़ी मात्रा में थी। और किसकी तरह थी? लाइक अ ब्राइट बेल्ट दैट रैप्ड अप मतलब लपेट के रखना, किसको? द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी को उसने जिसने लपेट रखा था, अब वो क्या हो गई है? गायब हो गई है, अब वो हमें दिखाई नहीं देती है। और प्रेजेंट टाइम की बात करता है, बट नाउ मतलब इन विक्टोरियन टाइम या इन प्रेजेंट टाइम, द पोएट हियर्स ओनली हियर्स मेलंकली लॉन्ग विथड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ नाइट विंड डाउन द वास्ट एज ड्रेयर एंड नेक्ड सिंगल ऑफ वर्ड। क्या कहता है? बट नाउ, लेकिन इस समय, कब? इन विक्टोरियन टाइम पोएट जो है ना, किसी चीज़ को नहीं फील कर रहा है। He only hears the sadness, longing, retreating का मतलब होता है बच्चों returning of waves। Now there is no sympathy, there is no morality, everything was drear मतलब सूखा सा, बिल्कुल निर्जन सा। तो there is no morality, there is no sympathy, everything is drear desert, रेगिस्तान की तरह है। एंड द होल वर्ल्ड, और जो संसार दिखाई दे रहा है उस टाइम में, किस टाइम में? विक्टोरियन टाइम में, इट वॉज लाइक नेक्ड सिंगल मतलब कि ऐसे कंकड़ पत्थर जो किनारों पर पड़े हैं, उनके तरफ कोई लहरें ही नहीं आती हैं। तो पूरा वर्ल्ड जो है उन कंकड़ पत्थर की तरह दिखाई दे रहा है। तो उसने क्या कहा इस स्टेंजा में? पोएट क्या कहता है कि द सी ऑफ फेथ का मतलब द फेथ इन मोरालिटी, ह्यूमैनिटी और religion, it was in its full form at the starting of the humanity, but in present time the poet does not feel that humanity, that morality, that sympathy in Victorian time. Now in the Victorian time the poet finds that there is only the sound of melancholy, sound of sadness, okay, there is only रिट्रीटिंग या रिटर्निंग ऑफ वेव्स, मतलब सारी चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, जो हैप्पीनेस है वो रिटर्न हो रही हैं, संसार से गायब होती जा रही हैं। एवरीथिंग वॉज डिजर्टेड या एवरीथिंग वॉज ड्रेयर, कहाँ? इन विक्टोरियन सोसाइटी। एंड द होल वर्ल्ड इन विक्टोरियन सोसाइटी वॉज लुक्ड लाइक सिंगल्स ऑफ वर्ड या पेबल्स ऑफ द वर्ड, मतलब समुद्र के किनारे पड़े कंकड़ पत्थरों की तरह दिखाई दे रहा था, मतलब सूखा सा। देयर इज नो
फीलिंग्स इन ह्यूमन बीइंग। ओके बच्चों, तो इस स्टेंजा में जो बातें कही गई आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लास्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं और लास्ट स्टेंजा में देखते हैं, नाउ अगेन द पोएट एड्रेसेस हिज बिलवेड। वापस से पोएट जो है अपनी बिलवेड को एड्रेस करता है, कहता है आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स so various, so beautiful, so new, has really neither joy nor love nor light, nor certitude nor peace nor help for pain। एक बार यहां तक क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Now the poet again addresses his wife and says that my beloved या my wife, you should be true to me। तुम्हें मेरे लिए फेथफुल होना पड़ेगा, तुम्हें मेरे लिए सच्ची बनना पड़ेगा, मेरे लिए तुम्हें सच बनना पड़ेगा। मतलब तुम आज के विक्टोरियन सोसाइटी के ह्यूमन बीइंग की तरफ बिल्कुल ना बनो, तुम मेरे लिए सच्ची बनो। तो वही कह रहा है लेट अस बी ट्रू, मेरे लिए क्या बन जाओ, ट्रू बन जाओ। किस लिए? टू टीच द वर्ड या टू गिव अ लेसन टू द वर्ड। मतलब हम अगर एक दूसरे के प्रति सच्चे हो गए, लॉयल हो गए, प्रेम से रहते हैं, तो वी विल टीच द वर्ड, हम पूरे संसार को सिखाएंगे। तो वो फर्स्ट 2 लाइन में क्या कह रहा है कि द पोएट एड्रेसेस हिज वाइफ एंड सेज दैट माई बिलवेड बी ट्रू टू मी, मेरे लिए सच साबित बनो या सच हो जाओ तुम, या मेरे लिए फेथफुल बनो, सो दैट वी कैन टीच अ लेसन या वी कैन गिव अ लेसन टू द वर्ल्ड, ताकि हम संसार को एक लेसन दे सकें, एक सीख दे सकें। कौन सी सीख? प्रेम की, फीलिंग्स की। ओके, और कौन से संसार को दे सकें? द वर्ल्ड विच सीम्स बिफोर अस, वो संसार जो हमारे सामने कैसा लग रहा है? लैंड ऑफ ड्रीम्स। बोला उस संसार को हम एक लेसन दे सकें, एक चीज सिखा सकें। उस संसार को जो हमारे सामने कैसा दिखाई दे रहा है? ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों का संसार या सपनों की धरती दिखाई दे रहा है। बट इन रियलिटी देयर इज हॉलोनेस, हॉलोनेस मतलब खोखलापन। जबकि सच्चाई क्या है कि संसार में खोखलापन है। मतलब लोगों के अंदर, आज के ह्यूमैनिटी, आज के समाज की बात कर लो, आप लोग अपने समाज में देख लीजिए कि लोग ऊपर से प्रेम से बात करेंगे, आपके साथ रहने की कोशिश दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर कहीं ना कहीं छल कपट होगा। ठीक हमारा समाज भी विक्टोरियन सोसाइटी के समाज के जैसा हो गया है। हियर देयर इज नो पीस, देयर इज नो सर्टिट्यूड, देयर इज नो फीलिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। आज कोई गरीब लोगों के लिए सोचता है क्या? नहीं सोच रहा है। तो पोएट फर्स्ट 2 लाइन में अपने बिलवेड से यही रिक्वेस्ट करता है कि तू मेरे लिए सच्ची साबित हो जा, ताकि मैं या हम लोग संसार को एक सीख दे सकें, संसार को एक लेसन दे सकें। ऐसे संसार को दैट लुक्स लाइक अ ड्रीम ऑफ लैंड या ए लैंड ऑफ ड्रीम, जो कि हमारे सामने कैसा लग रहा है? ए लैंड ऑफ ड्रीम, सपनों का धरती लग रही है या सपनों का संसार लग रहा है। बट इन रियलिटी देयर इज हॉलोनेस, लेकिन सच्चाई में वहां पे खोखलापन है। क्यों खोखलापन है? क्योंकि ये जो संसार हमारे सामने है ना, कैसा लग रहा है? सो वेरियस, विभिन्नताओं से भरा हुआ, ब्यूटीफुल लग रहा है और नया नया सा लग रहा है। बट इन रियलिटी देयर इज नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। मतलब ये जो संसार हमारे सामने बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है, बहुत विभिन्नताओं से भरा और नया सा दिखाई दे रहा है, इन रियलिटी देयर इज नो जॉय, कोई आनंद नहीं, कोई खुशियां नहीं लोगों के अंदर। देयर इज नो लव, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। देयर इज नो लाइट, नॉलेज, उतनी नॉलेज भी नहीं है लोगों के पास। नो सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मतलब सर्टेनिटी, लोगों का माइंड फिक्स नहीं है। कल भी मैंने इसके बारे में बात किया था कि विक्टोरियन सोसाइटी के जो लोग हैं उनका माइंड किसी एक पॉइंट पे फिक्स नहीं रहता। तो देयर इज नो सर्टिट्यूड, उनके अंदर सर्टेनिटी भी नहीं है। देयर इज नो पीस, उनके दिमाग में शांति नहीं, उनकी लाइफ में शांति नहीं है। एंड देयर इज नो हेल्प फॉर पेन, और कोई पेनफुल पीपल है या कोई पुअर पीपल है तो उनके लिए कोई उनके अंदर सिंपैथी नहीं है, पेन नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक की बात में जो पोएट ने एक्सप्लेन किया है वो बहुत सुंदर सी बात एक्सप्लेन किया है, जो हमारी सोसाइटी में भी पाया जाता है। वो कहता है अपनी बिलेवेड से कि माई बिलेवेड बिकम या बी ट्रू टू मी, मेरे लिए सच्ची साबित हो जाओ, सो दैट, ताकि
we can give a lesson to the world that looks like a land of dream, but in reality there is no joy, there is no peace of mind, there is no pain for people, and there is no certitude, there is no joy. तो ये सारी जो बातें उसने पोएट ने कही है वो अपने बिलेवेड को एड्रेस करते हुए कहा है, ताकि वो लोगों को एक लेसन दे सके. आगे वो क्या कहता है, उसी धरती को एड्रेस करते हुए या उसी धरती के बारे में बात करते हुए वो कहता है कि एंड वी आर हियर एज ऑन द डार्कलिंग प्लेन. डार्कलिंग मतलब डार्क, अंधेरे वाला. प्लेन मतलब ओपन लैंड, धरती, जो खुला मैदान कहते हो जिसको आप. स्वेप्ट विद, स्वेप्ट मतलब होता है फुल ऑफ कंफ्यूज्ड अलार्म. अलार्म मतलब होता है डर, फियर. ऑफ स्ट्रगलिंग एंड फ्लाइट. स्ट्रगलिंग और फ्लाइट मतलब पलायन. वेयर इग्नोरेंट आर्मीज, इग्नोरेंट मतलब अननोन, विदाउट नॉलेज. आर्मीज, आर्मीज आपको पता है योद्धा. क्लैश मतलब फाइट बाय नाइट, फाइट, क्लैश मतलब फाइट, लड़ना, बाय नाइट. नाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द वर्ड एज अ डार्क प्लेन. बोलता है ना हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन. डार्कलिंग प्लेन मतलब वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को कैसा एक्सप्लेन करता है, अ डार्क प्लेन. तो बोलता है नाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द वर्ड अ डार्क प्लेन. ही कंपेयर्स द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर रनिंग इन देयर फॉर देयर एम्बिशन, फॉर देयर सक्सेस. वो उनके बारे में कहता है कि दे आर लाइक द इग्नोरेंट आर्मीज. बोला है कि हमारे समाज में जो ह्यूमन बीइंग है, जो मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, भाग रहे हैं, अमीर बनने की चाह हो रही है और दुनिया से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो किसकी तरह है, लाइक इग्नोरेंट आर्मीज. वो इग्नोरेंट आर्मीज की तरह हैं. दैट दे आर फाइटिंग, और वो लड़ रहे हैं इन द नाइट. और कहाँ लड़ रहे हैं, ऑन डार्कलिंग प्लेन या डार्क प्लेन. तो एक इमेजिनेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक इमेज प्रेजेंट कर रहा हूँ. आप उस चीज़ को अपने माइंड में सेट कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. वो कहता है कि पूरा जो संसार है अंधेरा है, अंधेरे से युक्त है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है. और हम लोगों का जो समाज है, जो हम लोग अमीर बनने की चाह में या सक्सेस होने की चाह में एक दूसरे के साथ होड़ लगाए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं. हम लोग किसकी तरह हैं, सेना की तरह है, आर्मी की तरह हैं. और कैसी आर्मी, जो कि अननोन है, बिना नॉलेज वाली है. और वो लोग क्या कर रहे हैं, रात्रि में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं. मतलब ये जो सेना है आज के टाइम की, ये क्या कर रही है, एक दूसरे से लड़ाई कर रही है अंधेरे में. कहाँ, उस डार्क प्लेन पे, उस अंधेरे वाले धरती पे. तो क्या आप ये बता सकते हो कि अंधेरे में लड़ते वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारी वाली सेना का सैनिक है या ये दूसरे वाली सेना का सैनिक है? पता कर सकते हो क्या कि ये अपना सैनिक है और ये विरोधी पार्टी का सैनिक है? नहीं पता कर सकते ना. आप तो मार काट करते रहोगे, उसमें अपना भी मारा जाएगा और दूसरे का भी मारा जाएगा. तो आप टोटली अननोन होकर के वो लड़ाई लड़ रहे हो. तो सेम इमेज यहाँ पे पोएट क्रिएट करता है. कहता क्या है कि टुडे या इन विक्टोरियन एज ही कंपेयर्स द वर्ल्ड विद द डार्क प्लेन. उसने डार्क प्लेन से कंपेयर कर दिया किसको, वर्ल्ड को. एंड द ह्यूमन बीइंग हु आर रनिंग फॉर सक्सेस, हु आर रनिंग फॉर मटेरियलिज्म, ही कंपेयर्ड देम. उसने उनको कंपेयर कर दिया किससे, इग्नोरेंट आर्मीज. एंड सेड, और कहता है, क्या कहा उसने, कि दे आर फाइटिंग इन नाइट विदाउट नोइंग फॉर व्हाट एंड व्हाई. किस लिए लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है. मतलब अगर आपको अमीर बनना है तो क्यों बनना है अमीर, आपके पास जितना है उतने में ही सफल हो आप, और उतने में आपको संतुष्ट रहना चाहिए. क्यों अमीर बनना है, क्यों किसी को पीछे छोड़ना है, आप अपनी लाइफ से खुश रहिए ना. तो जैसे कि आज के ह्यूमन बीइंग का माइंड सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसी तरह से वो बताता है कि जो आर्मी है ना, वो आपस में लड़ रहे हैं विदाउट नोविंग द रीजन. रीजन उनको पता ही नहीं कि लड़ क्यों रहे हैं. और पूरे के पूरी आर्मीज कैसे हैं, कंफ्यूज्ड हैं. कंफ्यूज्ड हैं, सीधी सी बात है, कंफ्यूज्ड हैं. दे आर नॉट फिक्स, देयर इज नो सर्टेनिटी इन देयर माइंड. उनके दिमाग में कोई सर्टेनिटी है ही नहीं कि वो
क्यों कर रहे हैं और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे स्टेंजा में फर्स्ट हाफ में उसने अपने बिलेवेड को एड्रेस करते हुए कहा कि मेरे लिए ट्रू बनो, ताकि हम दुनिया को एक सीख दे सकें कि हम लोगों की तरह प्रेम प्यार के साथ रहो। उस दुनिया को जो हमारे सामने बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत विभिन्नताओं से भरी या बहुत नई नई सी दिखाई देती है, बट रियलिटी की बात करें तो उस दुनिया में न तो शांति है, न तो जॉय है, ना ही सर्टेनिटी है, ना ही हेल्प फॉर पुअर, गरीबों के लिए कोई सहायता है। उस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो उस दुनिया को हम एक सीख दे सकें, एक लेसन दे सकें। और फिर वो कहता है कि ये जो दुनिया है ना, प्रेजेंट टाइम की या जो विक्टोरियन टाइम की जो दुनिया है, ये पूरी तरह एक डार्क प्लेन की तरह है, एक डार्क ओपन लैंड की तरह है, जहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग किसकी तरह है, इग्नोरेंट आर्मीज की तरह है। एंड वी आर रनिंग फॉर आवर सक्सेस, वी आर रनिंग फॉर मटेरियलिज्म विदाउट नोइंग द रीजन। बिना कारण जाने हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो ही कंपेयर्ड टू अस, हम लोगों को उसने कंपेयर किससे किया है, विद द इग्नोरेंट आर्मीज हु आर फाइटिंग इन नाइट ऑन द डार्क प्लेन विदाउट नोइंग द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर बैटल एंड व्हाई दे आर फाइटिंग एंड फॉर विच पर्पज दे आर फाइटिंग एंड विद whom दे आर फाइटिंग, और किसके साथ लड़ रहे हैं ये भी नहीं पता उनको। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक की बातें या ये पूरी पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आज तक जो पढ़ाया वो भी इस पोएम में आप कनेक्ट करके अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को या इस लेक्चर को, जो इस पोएम से रिलेटेड 3 लेक्चर बने हुए हैं, उनको 1 बाय 1 करके एक साथ देखना, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या बताया गया इस पोएम में और पोएट क्या कहना चाह रहा है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ जाएगी और अभी तक जो पढ़ाया वो भी समझ में आ गया है। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में आगे की किसी पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।